Hello everyone, in our previous video we saw how a cathode ray oscilloscope can be used to measure voltages. Now in this video we'll discuss how a CRO can be used for the measurement of frequency. So the frequency of the time-based generator which controls the horizontal sweep speed is primarily adjusted using this time per division control knob that you can find on the front panel of the CRO. So this time-based generator produces time-based voltage or sawtooth voltage, and it is this sawtooth voltage which provides the necessary horizontal sweep to whatever Y input signal that you are applying to the Y deflection plates. Okay, it has got a shape like this and we have discussed about this already in our previous video, so you can find the links in the description box below. So the frequency or time period of this sawtooth voltage. The frequency or time period of this sawtooth voltage is controlled using time per division control knob. Okay. So basically you can say that this time per division control knob of the CRO, it adjusts the horizontal sweep speed. So the horizontal sweep is generated using the sawtooth waveform which deflects the electron beam from left to right at a constant rate. So this time per division control knob, it changes the frequency or time period of this sawtooth voltage to basically control the horizontal sweep speed. So this knob basically controls how quickly the oscilloscope's electron beam moves horizontally across the screen. अब जैसे ही मैंने CRO को ऑन करा, इसका जो पीछे हीटर लगा उसमें वोल्टेज आई और उसने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करना स्टार्ट करा कैथोड से। तो धीरे धीरे क्या होएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लगेगा, यहाँ पर एक लाइट दिखने लगेगी मुझे, जो मुझे लाइन दिख रही है। अब इस लाइन को अगर मैं बिल्कुल छोटा कर दूँ, अब जो मेरे पास लाइन आ रही थी, मैंने क्या करा, अपने टाइम डिविजन्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो मेरे टाइम डिवीजन्स हैं सिंस वो बहुत छोटे हो गए हैं, तो और सिग्नल मेरे पास कोई है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ एक डॉट आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ स्ट्राइक कर रही है, चल रही है टाइम डिवीज़न के कारण, और कुछ नहीं मूव कर रही वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई सिग्नल ही नहीं है। अगर मैं टाइम डिवीज़न बढ़ा देता हूँ तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये धीरे धीरे करके अब थोड़ा जल्दी स्वीप कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा डिजिटल रीड आउट है, या ये मेरे को लिख के देता है कि एक बॉक्स ये कितनी देर में कवर करता है। जैसे अगर मैं इसको बिल्कुल मिनिमम कर दूँ तो ये लिख रहा है कि एक बॉक्स ये 0.2 सेकेंड्स में कर रहा है, तो 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो अभी एक बॉक्स 0.1 सेकेंड में कर रहा है, फास्ट हो गया। मैं इसको और कर दूँ, अब एक पॉइंट आएगा जब ये मेरी परसिस्टेंस के पार चला जाएगा। पहले तो डॉट आ रहा था, अब जब ये 1/16 ऑफ सेकेंड से फास्ट हो जाएगा तो मेरे को लाइन दिखने लगेगी एक। अब मेरे को पूरी एक लाइन दिखाई दे रही है। The time per division control on CRO is responsible for adjusting the horizontal sweep speed of the oscilloscope, which in turn controls the time interval represented by each horizontal division on the screen. कि एक horizontal division कितने टाइम को कॉरेस्पॉन्ड करती है, दैट इज कंट्रोल्ड यूजिंग द टाइम पर डिविजन कंट्रोल ऑन द CRO। तो पिछली वीडियो में हमने CRO की स्क्रीन की डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था, लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो द स्क्रीन ऑफ CRO stands 8 cm tall and it is 10 cm wide and it is composed of these boxes। तो अगर इसकी डायमेंशन देखें एक बॉक्स की, तो that will be 1 cm horizontally and 1 cm vertically। That means that each box is a square। हर एक बॉक्स एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको 10 सच बॉक्सेस मिलेंगे, और अगर इस वे अगर आप चेक करेंगे वर्टिकली तो यहाँ पे आपको 8 सच बॉक्सेस मिलेंगे। तो हॉरिजॉन्टली 10 बॉक्सेस होंगे, वर्टिकली 8 बॉक्सेस होंगे। और हर एक, अगर इसको आप मेजर डिवीजन कह रहे हैं, तो हर मेजर डिवीजन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हर एक मेजर डिवीजन 1 सेंटीमीटर की होगी। और एक मेजर डिवीजन में यू कैन सी 5 टिक्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, वेदर यू काउंट दिस वे और दिस वे। यहाँ पे भी कैसे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टली भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो एक मेजर डिवीजन किसको कह रही हूँ मैं, इसको या इसको। एक मेजर डिवीजन हमेशा 1 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन जो माइनर डिवीजन होगी वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, चाहे आप
वर्टिकली इसकी बात कर रहे हैं चाहे हॉरिजॉन्टली इसकी बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एक मेजरमेंट में 5 माइनर डिविजन्स हैं, ठीक है। तो एक माइनर डिवीजन विल बी ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली हेयर ऑल्सो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं टाइम बेस पे, तो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो हम बेसिकली इनकी बात कर रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ हैं दोनों का जो डायमेंशंस हैं, फिजिकल डायमेंशंस सेम है, लेकिन अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने बात करनी है फ्रीक्वेंसी की या टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर जो टाइम बेस है आपका दैट इज सेट टू 5 मिलीसेकंड्स पर डिवीजन, अगर टाइम पर डिवीजन कंट्रोल नॉब है CRO की दैट इज सेट टू 5 मिलीसेकंड्स पर डिवीजन, इसका क्या मतलब है और इससे फ्रीक्वेंसी कितनी कैसे निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दिस विल मीन कि एक जो डिवीजन है वो 5 मिलीसेकंड्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो एक डिवीजन बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कहते हैं, एक मेजर डिवीजन जो कि है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि एक डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 5 मिलीसेकंड्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये टाइम के यूनिट्स हैं, तो एक बॉक्स हॉरिजॉन्टली विल रिप्रेजेंट 5 मिलीसेकंड, तो ये जो एक टिक है, जो एक माइनर डिवीजन है, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी, 5 मिलीसेकंड्स डिवाइडेड बाय 5, तो 1 मिलीसेकंड। तो फॉर एग्जांपल मेरा टाइम बेस जो है वो इस पे सेट है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आई एम गेटिंग अ वेव फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेव फॉर्म, ठीक है। द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट 1 फुल साइकिल। एक साइकिल फुल कंप्लीट किसको कहते हैं, यहाँ से देखो यहाँ पे ये जाके पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद यही पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, ये फोर्थ एंड लाइकवाइज, ठीक है। और ये एक अलग साइकिल है। और तो जो एक ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने को कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस की तरफ, क्योंकि अभी आप एम्पलीट्यूड नहीं निकाल रहे, यू आर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड इन दिस केस। तो टाइम पीरियड के लिए आपने देखना है कि एक कंप्लीट साइकिल कैसे भी हो सकता है, चाहे आप ऐसे ही माने, चाहे इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी तो यही रिपीट हो रहा है, अगर आप इस तरह, तो एक साइकिल आप जिस हिसाब से ले रहे हैं वो डिपेंड करेगा आप डिविजन्स किस हिसाब से लेंगे। अगर यहाँ से ले रहे हैं तो डिवीजन आपको ये देखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे लेना कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू 1 साइकिल आप यहाँ से लेके ऐसे मांगने हैं, ठीक है। तो इस एक साइकिल को कंप्लीट होने को जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम पीरियड। तो आपको बेसिकली फोकस करना है हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस में इन दिस केस। तो अगर आप मेजर डिविजन्स की बात करें तो ये मेजर डिवीजन है, एंड in order to complete 1 full cycle you require 2 मेजर डिविजन्स। अब आपको पता होना चाहिए जो मेजर डिविजन्स है वो इन टाइम किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है। तो एक बॉक्स जो एक मेजर डिवीजन है, एक बॉक्स 5 मिलीसेकंड्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 2 बॉक्सेस किसको करेंगे, 10 मिलीसेकंड्स को। तो डायरेक्टली क्या आ गया, जो टाइम पीरियड है इस वेव फॉर्म का दैट इज़ 10 मिलीसेकंड्स। अगर आप सिर्फ माइनर डिविजन्स लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो जैसे दिख रहा है बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। अगर माइनर डिविजन्स को काउंट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक कंप्लीट साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी माइनर डिविजन्स लग रही हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ 10, तो 10 सच माइनर डिविजन्स या 10 टिक्स, ठीक है। तो एक टिक अगर आप देखें तो वो आपको पता है कि वो 1 मिलीसेकंड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 10 टिक्स किसको करेंगे, 10 मिलीसेकंड्स को। तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड अगेन दैट विल कम आउट टू बी 10 मिलीसेकंड्स। तो कोई भी वे आप यूज़ करें कैलकुलेट करने का, द रिजल्ट विल बी द सेम। So the time period comes out to be 10 milliseconds, but you have to find out frequency, and you know that frequency is the inverse of time period. So you will be getting here 1 divided by 10 milliseconds. Now if you convert this to SI units, you know that 1 millisecond is equal to 10 to the power minus 3 seconds. So if you convert this into seconds, so you will be having 10 into 10 to the power minus 3. ठीक है, in the denominator. So this is minus 3, this goes to the numerator, and 1000 divided by 10. You get 100 hertz. So the frequency of this waveform comes out to be 100 hertz. अब टाइम में करने के लिए क्या याद रखना है, सबसे पहले जो वेव का सेंटर पॉइंट है उसको ओरिजिन पे ले आओ। अब ओरिजिन पे कैसे लाएंगे,
हम यूज़ करते हैं इन दो बटन्स का, एक्स पोजीशन जो एक्स में इसको मूव करती है, वाई पोजीशन जो वाई में से मूव करती है। अब क्योंकि बेसिकली मेरे को ओरिजिन सेंटर पे चाहिए तो मैं एक्स पोजीशन को अल्टरनेट करके इधर लाऊंगा और वाई पोजीशन को अराउंड इधर ले आऊँगा। अब मैं देख सकता हूँ एक ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ ऐसा, यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। इसका मतलब एक ऑसिलेशन करने को इसे कितना टाइम लग रहा है वो इस टाइम इंटरवल के बराबर होगा। अब मैं देख सकता हूँ टाइम बेस 5 मिली सेकेंड्स है, मतलब एक डब्बा रिप्रेजेंट करता है 5 मिली सेकेंड्स को। एक डब्बे में 5 टिक्स हैं तो मतलब एक टिक रिप्रेजेंट करता है 1 मिली सेकेंड को। तो अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 10 टिक्स यानी 10 मिली सेकेंड लग रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/10। अब सेकेंड्स में करना है तो 1000/10 अराउंड 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो इस तरीके से हम टाइम डिवीज़न, अगर मैं टाइम डिवीज़न चेंज कर दूँ उस हिसाब से सिग्नल बड़ा छोटा हो जाएगा। वैसा ही वोल्टेज गेन के साथ है, वाई पोजीशन एडजस्ट करनी हो तो यहाँ से, और एक्स पोजीशन हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। So before we wind up this video, let's talk about the sweep speed. So it can either be slow or fast. For example, if I set my time base or the time per division control knob to 1 milliseconds per division, that will provide a comparatively slower sweep speed as compared to when I set my time base or time per division control knob to 1 nanoseconds per division. You know that 1 millisecond is equal to 10 to the power minus 3 second and 1 nanosecond is equal to 10 to the power minus 9 seconds. ठीक है, तो इसकी एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन कम टाइम को कॉरेस्पॉन्ड करेगी और इसकी हॉरिजॉन्टल डिवीजन एक ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, which will eventually lead to a slower sweep speed in this case. ठीक है, तो what happens is that when you have a slower sweep speed, this helps to spread the signal over a larger portion on the screen. ठीक है, अब एक डिवीजन है वो ज़्यादा टाइम को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है तो जो सिग्नल है आपका वो ज़्यादा स्प्रेड होके दिखेगा एंड इट विल हेल्प टू ऑब्जर्व स्लोअर चेंजेस इन द सिग्नल. However, in the case of fast sweep speed, जो आपका सिग्नल है वो अगर आप स्वीप स्पीड अपनी फास्ट कर देंगे तो दैट विल कंप्रेस द सिग्नल हॉरिजॉन्टली, बिकॉज अब एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन बहुत ही कम टाइम को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है तो इट विल कंप्रेस द सिग्नल हॉरिजॉन्टली विच विल इनेबल यू टू व्यू फास्टर ट्रांजिशंस. तो बेसिकली जो स्लोअर स्वीप स्पीड है दैट इज गुड इफ यू आर ऑब्जर्विंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, and for the case of high frequency signal when you want to view fast transitions then it is better to use fast horizontal sweep speed. अब हमारा बेसिक काम होता है फंक्शन जनरेटर. फंक्शन जनरेटर क्या है? जो भी हमको एनालिसिस करना है किसी भी वेव का, ये हमको वेव जनरेट करके देगा. तो अगर मैं इसको पावर ऑन करूं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़, 1 किलो हर्ट्ज़, 10 किलो हर्ट्ज़, जैसे अभी 10 किलो हर्ट्ज़ पे सेट है. इन बटन से मैं फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकता हूँ. ये फ्रीक्वेंसी को फाइन एडजस्ट करना हो, अगर जैसे यहाँ 10,000 है उसका आगे एडजस्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं. और यहाँ से हम उसका टाइप चेंज कर सकते हैं. साइन वेव चाहिए, स्क्वायर वेव चाहिए, सॉ टूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव चाहिए, सॉ टूथ वेव चाहिए, कैसी वेव चाहिए. अभी के लिए मैं इसको साइन वेव पे सेट कर देता हूँ. तो अगर यहाँ पे आप देखो जो हमारे डिस्प्ले इसमें हमें दिख रहा है टाइम बेस 5 माइक्रो सेकेंड्स है. अब टाइम बेस हमें बताता है कि जो एक यहाँ पे ये बॉक्स है ये कितना टाइम रिप्रेजेंट करता है. जैसे यहाँ पर अभी अराउंड 10 बॉक्सेस हैं तो एक बॉक्स 5 माइक्रो सेकेंड को डिस्प्ले कर रहा है तो 10 बॉक्सेस 50 माइक्रो सेकेंड को करेंगे. तो मैं कह सकता हूँ कि 50 माइक्रो सेकेंड्स में ये वेव यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है. अब जितना ज़्यादा टाइम होगा मेरे पास यहाँ से यहाँ आने के लिए उतना ही ज़्यादा सिग्नल मैं देख पाऊँगा. जैसे अभी टाइम बहुत कम है 50 माइक्रो सेकेंड में, तो मुझे सिर्फ इतना सिग्नल दिख रहा है. अब इस सिग्नल को, इस टाइम को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ 50 माइक्रो सेकेंड. तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ मेरे को ज़्यादा सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो ऐसे हम टाइम बेस को एडजस्ट करते हैं.